हम सब श्री माधवाचार्य को भक्ति आंदोलन के एक महान आचार्य और द्वैत वेदांत के प्रणेता के रूप में जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 13वीं शताब्दी में इसी संत ने ब्रह्मांड का एक ऐसा सिद्धांत दिया था जिसमें परमाणु के आकार की गणना थी, समय की सापेक्षता की परिभाषा थी और एक ऐसा दर्शन था जो आधुनिक विज्ञान की नींव रख सकता था। आज माधवा नवमी के इस खास अवसर पर चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो सवाल यही उठता है, एक तरफ है 13वीं सदी के संत और दूसरी तरफ है मॉडर्न फिजिक्स। क्या इन दोनों के बीच कोई वास्तविक संबंध हो सकता है या ये सिर्फ एक संयोग है? चलिए एक एक करके सबूतों को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी चीज़ की फिजिक्स को समझने के लिए सबसे पहली और ज़रूरी शर्त यह है कि हम माने कि ये भौतिक दुनिया सच में मौजूद है, और हमारी जांच की शुरुआत भी यहीं से होती है। उस समय भारत में माया का विचार बहुत हावी था। मतलब ये दुनिया, ये सब कुछ एक भ्रम है, एक सपना। अब आप ही सोचिए, अगर दुनिया सच में एक सपना होती तो क्या कोई उसके नियम जानने की कोशिश करता? बिल्कुल नहीं। यहीं पर माधवाचार्य ने एक क्रांतिकारी विचार दिया, जगत सत्यत्व। उन्होंने कहा ये दुनिया कोई भ्रम नहीं बल्कि एक ठोस अटल सच्चाई है। और बस इसी एक विचार ने विज्ञान के लिए दरवाजे खोल दिए। तो ठीक है, दुनिया तो असली है, पर हम उसे जानेंगे कैसे? इसके लिए माधवाचार्य ने प्रमाण की बात की। प्रमाण मतलब ज्ञान का वो साधन जो किसी भी चीज को ठीक वैसा ही दिखाए जैसी वो है, बिना किसी मिलावट के, बिना किसी फिल्टर के। और यही तो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन का मूल सिद्धांत है। उन्होंने ज्ञान पाने के 3 रास्ते बताए। पहला है प्रत्यक्ष, यानी वो जो हम सीधे अपनी इंद्रियों से महसूस करते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं। दूसरा है अनुमान, मतलब लॉजिक लगाकर किसी नतीजे पर पहुंचना। और तीसरा है आगम, यानी भरोसेमंद ग्रंथ। लेकिन असली खेल इस बात में है कि उन्होंने भौतिक दुनिया को समझने के लिए इन तीनों में से किसे सबसे ऊपर रखा। तो सीधी सी बात यह है, अगर दुनिया एक सपना है तो फिजिक्स जैसी कोई चीज हो ही नहीं सकती। माधवाचार्य का ये यथार्थवादी नजरिया ही किसी भी तरह की वैज्ञानिक खोज के लिए उठाया गया पहला और सबसे जरूरी कदम था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम अपनी जांच के सबसे ठोस सबूत पर आ गए हैं, माधवाचार्य का परमाणु सिद्धांत यानी एटॉमिक थ्योरी। उन्होंने बताया कि पदार्थ कैसे बनता है। सबसे छोटी इकाई है परमाणु, जो अदृश्य है और जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। जब 2 परमाणु मिलते हैं तो एक द्व्यणुक बनता है, और फिर जब 3 द्व्यणुक मिलते हैं तो बनता है त्रिश्रेणु। और ये त्रिश्रेणु वो पहली चीज है जिसे हम देख सकते हैं। जैसे कभी आपने देखा है रोशनदान से आती धूप में धूल के कण नाचते हुए? बस वही। और ये सिर्फ कोई कल्पना नहीं थी, इसके पीछे पूरा गणित था। जरा इस टेबल को देखिए। ये दिखाती है कि कैसे 8 परमाणुओं से एक रठधूलि बनती है, फिर 8 रठधूलि से एक वालाग्रह, और ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक हम एक अंगुल यानी एक उंगली की चौड़ाई तक नहीं पहुंच जाते। एक पूरी मापने की प्रणाली। तो जब हम इस प्राचीन गणित को आज की यूनिट्स में बदलते हैं तो जो आंकड़ा सामने आता है वो सचमुच हैरान कर देता है। इस गणना के हिसाब से एक अकेले परमाणु का आकार था लगभग 7.2 × 10⁻⁻8 मीटर। अब इसकी तुलना आज के विज्ञान से करते हैं। एक आधुनिक परमाणु का आकार होता है लगभग 1.0 × 10⁻10 मीटर। हाँ, माधवाचार्य की गणना और आज की गणना में अंतर है, लेकिन जरा सोचिए, 13वीं सदी में बिना किसी मॉडर्न टूल के ये सोचना भी कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को मापा जा सकता है, कितनी बड़ी बात थी। तो मुद्दा संख्या का नहीं है, मुद्दा है उस सोच का, उस वैचारिक छलांग का। उस जमाने में पदार्थ की एक अदृश्य लेकिन मापने योग्य इकाई के बारे में सोचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक क्रांति थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चलिए अब अपनी जांच को परमाणु की सूक्ष्म दुनिया से निकालकर ब्रह्मांड की विशालता तक ले चलते हैं, क्योंकि माधवाचार्य के ब्रह्मांड को लेकर विचार भी उतने ही चौंकाने वाले हैं। ये नंबर 64, ये कोई आम नंबर नहीं है। माधवाचार्य के अनुसार हमारी पूरी की पूरी वास्तविकता, ये पूरा ब्रह्मांड 64 आयामों यानी 64 डायमेंशंस में फैला हुआ है। और उनका कहना था कि हम इंसान तो इन 64 में से सिर्फ 3 आयामों को ही महसूस कर पाते हैं। बाकी के आयामों में दूसरे लोक हैं, जहां उच्चतर प्राणी रहते हैं।
ये विचार सुनकर कुछ याद आया, आज की आधुनिक फिजिक्स की स्ट्रिंग थ्योरी भी तो कुछ ऐसी ही बात करती है। और बात सिर्फ स्पेस की नहीं है, समय की भी है। उन्होंने सिखाया कि समय हर जगह एक ही रफ्तार से नहीं चलता, वो सापेक्ष है। उनके अनुसार जो सबसे ऊंचा लोक है, यानी सत्यालोक, वहां का सिर्फ एक दिन हमारी पृथ्वी के अरबों सालों के बराबर होता है। मतलब आप कहाँ हैं, इस पर निर्भर करता है कि आपके लिए समय कैसे बीतेगा। और ये बात सीधे सीधे आइंस्टाइन के सापेक्षता सिद्धांत के मूल विचार से जाकर जुड़ती है कि समय पूरे ब्रह्मांड में एक जैसा नहीं है, ये बदलता रहता है। तो इन सारे सबूतों को एक साथ रखकर अब हम अपने मूल सवाल पर लौटते हैं। क्या श्री माधवाचार्य भारत के पहले भौतिक विज्ञानी थे? क्या फैसला सुनाया जाए? फैसला ये है कि नहीं, वे लैब कोट पहनने वाले वैसे फिजिस्ट नहीं थे जैसा हम आज सोचते हैं। वो उससे कहीं बढ़कर थे। वो एक वैज्ञानिक विश्व दृष्टि के वास्तुकार थे, एक आर्किटेक्ट जिसने वो दार्शनिक ढांचा तैयार किया जिस पर विज्ञान की एक पूरी इमारत खड़ी की जा सकती थी। और आखिर में वो सबसे बड़ा सबूत जो सारे शक दूर कर देता है। माधवाचार्य का ये कथन सुनिए, अगर कोई शास्त्र या ग्रंथ आपके प्रत्यक्ष अनुभव के खिलाफ कुछ कहता है तो अपने अनुभव पर यकीन करो, उस शास्त्र को एक तरफ रख दो। सोचिए 13वीं सदी में ये कहना कितना बड़ा और साहसी कदम रहा होगा। उनका ये एक सिद्धांत भौतिक दुनिया को समझने के लिए डायरेक्ट एक्सपीरियंस को सबसे बड़ा प्रमाण मानता है। और यही तो एम्पेरिकल मेथड यानी अनुभवजन्य पद्धति की असली नींव है, जिसकी घोषणा सदियों पहले भारत में हो चुकी थी। तो ये पूरी पड़ताल हम एक आखिरी और बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर एक दर्शन विज्ञान के लिए पूरा ढांचा तैयार कर सकता है, तो हमारे प्राचीन ज्ञान के खजाने में और न जाने कौन कौन सी आधुनिक खोजें छिपी होंगी जो बस किसी के ढूंढ निकालने का इंतजार कर रही हैं।